श्वेतांशी बचपन से ही चतुर थी। उसने खुद ही बताया था कि उसके सीखने और समझने की क्षमता तुलनात्मक रूप से दूसरों से बेहतर है। इसके लिए उसे काफी तारीफ भी मिली थी। हर कोई मानता था कि श्वेतांशी भविष्य में पुरानी सभ्यता का नेतृत्व कर सकती है। उसके बारे में बातचीत करते समय दक्ष ने दुर्भाग्य से शब्द का प्रयोग किया था। स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में बार बार ये बात घूम रही थी। वो जानना चाहती थी कि दक्ष उसके बारे में क्या कहना चाहता है। दक्ष ने बिना देरी किए कहा, दुर्भाग्य से आपका व्यक्तित्व पर्याप्त मजबूत नहीं है। आप यदि किसी सच्चे परीक्षण में भाग लेती हैं तो आप शायद उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। जो किसी सभ्यता का नेतृत्व करने वाला हो वो किसी के सामने समर्पण नहीं करेगा। जो युद्ध की दुनिया का भगवान बनना चाहता है उसे हर तरह की चुनौतियों से जूझना होगा। आप अभी भी उन सभी चीजों से दूर हैं क्योंकि आपको सब कुछ बिना मेहनत का मिल रहा है। आप में अनुभव की कमी है, दुनियादारी की कम समझ है। अपनी बातें पूरी करने के बाद दक्ष को मदिरा के सेवन की इच्छा खत्म हो गई। वो खड़ा हुआ और रथ से बाहर निकल गया। रथ आगे बढ़ गया। दक्ष उसी महल में वापस लौट गया जहां पर पुरानी सभ्यता के योद्धाओं की बैठक हुई थी। मुख्य द्वार पर मौजूद द्वारपाल ने उसे रोका और फिर अन्य योद्धाओं के साथ दूसरे भवन में भेज दिया गया। अभिलेख कक्ष के पिछले हिस्से में यह एक अद्भुत भवन था जिसमें सैकड़ों कमरे थे। सभी योद्धाओं के लिए एक एक कमरा आवंटित किया गया था। दक्ष ने स्टोर पत्थर के अंदर प्रवेश किया और अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी। इस दौरान उसने दिव्य फल और औषधियों का सेवन किया। आध्यात्मिक साधना करते हुए कई घंटे बीत चुके थे। दक्ष ने सभी दिव्य फलों और औषधियों की ऊर्जा को अवशोषित किया। क्योंकि दक्ष ने स्वर्ग के 40,760 नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, इसलिए उसके अभ्यास की गति भी तेज थी और सत्य के नियमों की संख्या भी दोगुनी हो गई थी। इतने नियमों की जानकारी होने के बाद दक्ष के लिए सत्यार्थ महासागर के तीसरे चरण को पार करना बेहद आसान हो गया था। हालांकि चौथे चरण को पार करने के लिए अभी भी सत्य के नियम पर्याप्त नहीं थे। कुछ पौराणिक पुस्तकों के मुताबिक चौथे चरण को पार करने के लिए कम से कम 1 लाख सत्य के नियमों की जानकारी विकसित करने की आवश्यकता थी। चौथे चरण को पार करने के बाद कोई भी योद्धा सत्य के रहस्य के बारे में भी बहुत कुछ जान सकता था। इसीलिए तीसरे चरण को पार करने की तुलना में चौथे चरण को पार करना अधिक मुश्किल था। यहां तक कि कई प्रतिभाशाली योद्धा इसमें सफल नहीं हो सके थे। शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता में प्रवेश करने के बाद मैंने तकरीबन 100 दिव्य फलों और ढेरों औषधियों का सेवन कर लिया है। यदि मैं और फलों का सेवन ना भी करूं तो भी मेरी शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक शक्ति मुझे चौथे चरण को पार करने में सहायता जरूर करेगी। लेकिन अभी मेरे पास समय है तो मुझे अपनी क्षमता को और बेहतर करना होगा। यदि मुझे 1 लाख साल पुरानी औषधि और कुछ दिव्य फल मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से सत्यार्थ महासागर के चौथे चरण को पार करने में सहजता से कामयाब हो जाऊंगा। शायद दक्षिणी हिस्से के महलों की यात्रा में मुझे ऐसी अभ्यास सामग्री मिल सकती है। दक्ष बड़बड़ाया। अपनी आध्यात्मिक साधना से दक्ष खुश था। उसकी शारीरिक क्षमता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी 56वें स्तर पर ही थी। दक्ष ने आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने वाली औषधि और फलों का भी सेवन किया, लेकिन फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर में सुधार नहीं हुआ। दक्ष चिंतित हो गया। उसे डर था कि कहीं आध्यात्मिक शक्ति का 56वां स्तर उसके जीवन की सीमा तो नहीं है। ऐसा पहले भी कई योद्धाओं के साथ हुआ था। युवावस्था में आध्यात्मिक शक्तियों में तेजी से सुधार होता था, लेकिन जब उनकी आयु बढ़ती थी तो आध्यात्मिक शक्तियों का स्तर धीमा हो जाता था। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने कहा, शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं फलों और औषधियों की सहायता से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन मैंने व्यवहारिक रूप से ना तो अभ्यास किया है और न ही अनुभव प्राप्त किए हैं। जिन योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति 56वें स्तर से अधिक थी
वो दक्ष की तुलना में अधिक उम्र के थे। दक्ष ने भी 56वें स्तर की आध्यात्मिक शक्तियों को इसीलिए विकसित करने में सफलता पाई क्योंकि उसने ट्रेनर कैलाश के दिए मानचित्र का उपयोग कर 7 जीवन की यात्रा भी की थी और उन जीवन के अनुभवों को प्राप्त किया था। दक्ष स्टोर पत्थर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि कमरे के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा है। उसने किसी योगी की तरह वस्त्र को धारण कर रखा है। दक्ष को पहचानने में देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं बल्कि श्वेतांशी है। उसने योगी की तरह गेरुआ रंग की पोशाक को धारण कर लिया था ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो। दक्ष ने पूछा, आप यहां कैसे आई? श्वेतांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए कि हम एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं और तुम्हारी आध्यात्मिक आभा की पहचान करना मेरे लिए अधिक मुश्किल नहीं है। एक पल की चुप्पी के बाद श्वेतांशी ने कहा, जिस वर्जित क्षेत्र की बात की जाती है मैं उसमें प्रवेश भी कर सकती हूं और उससे बाहर भी निकलने में सक्षम हूं। दूसरी जगह की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन आपने इस तरह की पोशाक क्यों पहन रखी है? दक्ष ने पूछा। श्वेतांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक महिला हूं। किसी पुरुष के कमरे में जाने को लेकर लोग तरह तरह की धारणा बनाएंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि लोगों के मन में ऐसी कोई धारणा बने जिससे मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़े। वैसे भी तुमने बताया है कि मेरा व्यक्तित्व कमजोर है। दक्ष जानता था कि श्वेतांशी की क्षमता उच्च स्तरीय है और उसने कई प्राचीन मंत्रों का अध्ययन किया है। यदि वो चुन के साथ मिलकर भी उसका सामना करता तो बिना उच्च क्षमता वाले हथियार का इस्तेमाल किए उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। दक्ष ने पूछा, जब मैं इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सत्यार्थ पहाड़ी से प्रतियोगिता स्थल पर जा रहा था उस समय रास्ते में मुझे दिव्य फलों के कई वृक्ष देखने को मिले। उनमें से कुछ फलों को मैंने इकट्ठा किया और कुछ पेड़ों तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल था। आप उन पेड़ों तक पहुंच सकती है ना? श्वेतांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। तो क्या मुझे भी इस तरह की शक्तियों के बारे में बता सकती हैं जिन्हें आपने विकसित किया है? दक्ष ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद श्वेतांशी ने कहा, यदि मैं तुम्हें अभी बता दूंगी तो तुम फौरन वापस लौट जाओगे और उन फलों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। दिव्य फलों को इकट्ठा करने में दक्ष की रुचि जरूर थी, लेकिन उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए दक्ष ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। आपने लंबे समय तक स्वर्ग क्षेत्र में रहकर अपनी क्षमता को बेहतर किया है, इसलिए आप दक्षिणी हिस्से में गई ही होंगी। आप उन महलों के बारे में कितना जानती हैं? दक्ष ने पूछा। श्वेतांशी ने कहा, मुझे इस समय कुछ काम है, मैं इस संबंध में बाद में बात करती हूं। कहते हुए श्वेतांशी वहां से चली गई। दोपहर होने में अब भी 5 घंटे बचे हुए थे। दक्ष ने एक बार फिर आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी। कुछ देर बाद दक्ष के कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दक्ष स्टोर पत्थर से बाहर निकला और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा खड़ा था। दक्ष ने बिना देरी किए उसे अंदर बुलाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़े ने कहा, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं दक्ष? दक्ष ने कहा, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने आपसे कहा था कि हम साथ हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद मैं इस प्रतियोगिता स्थल के लगभग हर हिस्से में गया और वहां से मैंने ढेरों औषधियां और दिव्य फलों को इकट्ठा किया है। क्योंकि आपने मेरी मदद की इसलिए उनमें आपका भी हिस्सा है। कहते हुए बूढ़े ने एक थैला दक्ष के सामने रख दिया। थैले में 1000 से अधिक फल और ढेरों औषधियां थी। दक्ष ने सोचा नहीं था कि गुफा में मिला वो बूढ़ा उसके पीछे पड़ जाएगा। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत थी, इसलिए दक्ष को ढूंढने में उसे अधिक समस्या नहीं हुई। दक्ष बूढ़े को गौर से देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि बूढ़ा लंबे समय से गुफा में अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसे दक्षिणी हिस्से में स्थित महलों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होगी। उसने वही सवाल बूढ़े से पूछा जो कि कुछ देर पहले उसने श्वेतांशी से पूछा था। क्योंकि श्वेतांशी बिना उत्तर दिए अचानक चली गई थी, इसलिए दक्ष के मन में कई तरह की बातें चल रही थी। आप दक्षिणी हिस्से में स्थित महलों के बारे में क्या जानते हैं? दक्ष ने पूछा। बूढ़े ने कहा, हवा महल। बूढ़े के चेहरे का भाव बदल गया। उसने हैरानी भरे लहजे में दक्ष को देखा और कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन महलों में प्रवेश करना चाहते हैं ताकि उसमें मौजूद खजाने को चुराया जा सके? दक्ष का चेहरा खिल गया। आपके कहने का मतलब है कि आप पहले भी वहां जा चुके हैं। बूढ़े के चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसने कहा, मेरी सलाह मानिए, आप वहां मत जाइए। हवा महल बेहद खतरनाक है, उतना ही खतरनाक जितना कि वर्जित क्षेत्र के महल खतरनाक थे। दक्ष ने कहा, वहां जाना मेरे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आपको मुझे वो सब कुछ बताना चाहिए जो आप जानते हैं। यदि आप सारी चीजों के बारे में बता देंगे तो मेरे पास जीवित रहने का अवसर होगा। यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपको शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता स्थल से बाहर ले जा सकता हूं। बूढ़े की भौहें तन गई। उसने कहा, दरअसल मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं बस एक बार वहां गया था। वहां एक भयानक राक्षस है जो किसी भी योद्धा पर हमला करने के लिए आतुर रहता है। वहां से मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा हूं और फिर दोबारा वहां मैंने जाने के बारे में सोचा भी नहीं। दक्ष ने पूछा, बस इतना ही जानते हैं? कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, ओह, हवा महल दिखने में प्राचीनतम महलों की तरह है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर एक दुनिया है। यदि आप किसी ऊंचाई से उस महल को देखेंगे तो आपको उस महल की कई छाया दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि वो स्थान मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ स्थान मतलब? दक्ष ने पूछा। बूढ़े ने कहा, ऐसा लगेगा कि उस स्थान पर किसी तरफ से चला जाए तो एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। दक्ष ने मन ही मन कहा, अच्छा, अब समझ में आया। उस भ्रामक स्थिति से निपटने के लिए पुरानी सभ्यता ने स्पेस टोर की शक्तियों से संपन्न योद्धाओं को आमंत्रित किया है। कहीं मुड़ा हुआ स्थान स्पेस टोर की दुनिया तो नहीं है? स्पेस टोर से संबंधित पुस्तकों में मुड़े हुए स्थान के बारे में काफी चर्चा की गई थी। यह मानव के द्वारा किया गया निर्माण होता था जिसमें स्पेस टोर की शक्तियों का उपयोग किया जाता था। हालांकि ये उन्नत किस्म की स्पेस टोर की शक्ति थी। दक्ष ने मुड़े हुए स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक पुस्तक निकाली। दक्ष उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहता था ताकि विपरीत परिस्थितियों से निकलने में वो सक्षम हो सके। पुस्तक को जैसे ही दक्ष ने पलटा वो हैरान हो गया। पुस्तक के पन्ने बदले बदले दिख रहे थे। पन्नों का रंग बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो कागज के नहीं बल्कि चांदी के पन्ने हों। दक्ष गंभीर हो गया और सोचने लगा, पिछली बार जब मैंने पुस्तक पढ़ी थी तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन कहीं चंद्रस्वामी की मूंछ छूने के बाद इसमें बदलाव तो नहीं आया है। क्या ये उनसे संबंधित हो सकता है?